जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में कौन सा लेज़र किस ग्रुप के अंडर जाएगा। दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं तो लेज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना लेज़र का आप टैली में कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। एंट्री करने के लिए लेज़र की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कौन से लेज़र किस ग्रुप के अंदर जाएगा, कैसे लेज़र हम लोग को बनाना है, कौन सा लेज़र नहीं बनेगा, और जो लेज़र बन जाता है उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसे डिलीट कैसे करेंगे। इन सारे टॉपिक पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो लेज़र से रिलेटेड जितने सारे भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वो सारे चीज़ आपका आज क्लियर हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम लेज़र के बारे में बता दें कि लेज़र इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट। एक अकाउंट का ग्रुप होता है लेज़र, जो आपको वर्क करने में हेल्प करता है। लेज़र कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से बना हुआ होता है। ये लेज़र आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लेज़र चेक करें कि मेरे पास ये न्यू कंपनी है, बिल्कुल नया, ABC के नाम से, इस कंपनी में मेरा लेज़र कहाँ दिखाई देगा, तो इसके लिए टैली प्राइम के आपको जाना है अल्टर ऑप्शन में। अल्टर में जाने के बाद यहाँ से जाना है लेज़र में। लेज़र में जाने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये लेज़र का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें 2 लेज़र आपको ऑलरेडी मिलेंगे, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। दोस्तों, अगर आप कभी भी टैली प्राइम में काम कर रहे हैं तो ये 2 लेज़र आपको बनाने की कभी ज़रूरत नहीं होती है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। ये पहला क्लू आप याद रखिएगा। दूसरा कि एक लेज़र अगर आपका बन जाता है, उस नाम से यानी सेम स्पेलिंग से दूसरा लेज़र आपका नहीं बनेगा, राइट। तीसरा वर्क, जिस लेज़र से आप काम कर लेते हैं, जैसे मैंने एक रेंट का लेज़र बनाया और उसे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जा करके मैंने रेंट पे वर्क कर लिया, मतलब 5,000 रुपया मैंने रेंट जमा कर दिया। तो जिस लेज़र से भी आप कोई एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद वो लेज़र आपका डिलीट नहीं होगा। इस बात पे भी ध्यान रखना है। अगर वो लेज़र आप डिलीट करना चाहेंगे, इसके लिए आपको पहले एंट्री को डिलीट करना होगा, तब जा करके आपका लेज़र डिलीट होगा। तो किसी भी लेज़र से अगर आप वर्क कर लेते हैं तो वो लेज़र आपका डिलीट नहीं होता है जब तक कि आप एंट्री को डिलीट ना कर दें। चौथा काम हम लोग सीखेंगे कि लेज़र को हम लोग को कैसे बनाना है, उसको कैसे एडिट करना है। एडिट आप आसानी से कर पाएंगे लेज़र को, चाहे वो लेज़र वर्केबल हो या जो भी। तो आइए हम सीखते हैं कि लेज़र को बनाना कैसे है और कौन सा लेज़र किस ग्रुप के अंडर जाएगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेज़र टैली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इससे आपका लेज़र भी क्लियर हो जाएगा और लेज़र से रिलेटेड जितने सारे भी आपके पास डाउट्स होंगे वो सारे भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम एस्केप से अभी बैक चलते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली में। हमें नया लेज़र बनाना है, तो नया लेज़र बनाने के लिए हमें क्रिएट का इस्तेमाल करना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से लेज़र पे जाना है। दोस्तों, हम माउस यूज़ कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको दिखाई दे कि हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे नेम पूछा जाएगा, अंडर पूछा जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं तो लेज़र में आपको 2 चीज़ पे विशेष ध्यान देना होता है, एक नेम और दूसरा अंडर। इसके अलावे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स, मेलिंग डिटेल्स वगैरह भी आपको नीचे दिखाई देंगे जो लेज़र के थ्रू होते हैं। तो वो अगर आप अभी नहीं भी डालते हैं, नहीं भी सीखे हुए हैं, तो उस पर विशेष ध्यान आपको नहीं देना है, बिकॉज जैसे आप अकाउंटिंग का वर्क करते करते आगे जाएंगे, उन सारे चीज़ों को भी आप सीख जाएंगे। तो आइए हम पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने जनरल यूज़ के लिए, डाटा एंट्री वर्क के लिए लेज़र का स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम लेज़र बनाएंगे सेल्स के नाम से, क्योंकि जब कोई सामान हमें बेचना होता है तो हम सेल्स का यूज़ करते हैं। तो सेल्स का लेज़र जो अंडर ग्रुप जाता है वो जाता है सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से आपको सेल्स अकाउंट को चूज़ करना है। अब इसमें से चूज़ करना है, लिस्ट ऑफ ग्रुप का यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप दिखेंगे। अगर आप कीबोर्ड का कर्सर अप एंड डाउन करेंगे तो आपको इतने सारे भी ग्रुप दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट को चूज़ करना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे जाएंगे, जिस इन्फॉर्मेशन को अभी विशेष ध्यान नहीं देना है, हालांकि आपको वर्क के हिसाब से इन सारे चीज़ों को डिटेल्स में बताया जाएगा। तो हम लेज़र अगर सेल्स का बनाते हैं तो अंडर डालेंगे नॉट अप्लीकेबल में। अगर आप इस सेल्स के लेज़र पे GST चार्ज करना चाहते हैं तो GST को यस रखेंगे। डिटेल को हमेशा सेल्स के लेज़र में GST डिटेल्स को नो रखेंगे, क्योंकि सेल्स जब हम सामान करेंगे तो हो सके मेरे पास जो प्रोडक्ट है उस पर अलग अलग टैक्स लगा हुआ है। जैसे किसी प्रोडक्ट पे 12% टैक्स है, तो किसी प्रोडक्ट पे 18% टैक्स है, तो किसी पे 28% टैक्स है। तो वो हम मल्टीपल GST यूज़ करना है मुझे, इसलिए हम GST डिटेल्स को नो रखेंगे। कभी भी सेल्स कीजिए या परचेज कीजिए, GST मल्टीपल डिटेल्स यानी सेट अल्टर डिटेल्स को जरूर नो रखिए। सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। हो गया एक लेज़र कंप्लीट।
अगला लेजर बनाते हैं सेल्स रिटर्न का। अगर दोस्तों आप कोई सामान बेच दिए, खराब सामान बेच दिए, टूटा हुआ बेच दिए, अगर उसे रिटर्न वापस लेना होता है तो उसके लिए सेल्स रिटर्न की लेजर चाहिए होती है। अंडर जाती है सेल्स अकाउंट में। सेम प्रोसेस, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। अगला लेजर बनेगा परचेज के नाम से। दोस्तों परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में जाता है, तो हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा और जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, डिटेल्स नो रहेगा, सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परफेक्ट तरीके का परचेज का लेजर बन जाएगा। इसी तरह परचेज रिटर्न का भी बनाएंगे। परचेज रिटर्न का लेजर दोस्तों परचेज अकाउंट में ही जाएगा। सप्लाई यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स नो और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। अगला लेजर बनाएंगे हम सेल्स ऑर्डर के नाम से। मान लिया जाए मेरे पास टाइम कम है, वक्त कम है, किसी का सिर्फ ऑर्डर लिख लेना है, 2 दिन बाद उसे भेजना है, तो हम सेल्स ऑर्डर का एक लेजर बनाएंगे क्योंकि ऑर्डर तो हम लेते ही हैं। सेल्स ऑर्डर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे। टाइप नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, सप्लाई सर्विस गुड्स और एक्सेप्ट। एक बनाएंगे परचेज ऑर्डर के नाम से। दोस्तों ये परचेज ऑर्डर का लेजर जो है वो अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, तो इसे अंडर डालेंगे हम परचेज अकाउंट में। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल को सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे, सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम परचेज ऑर्डर लेंगे तो गुड्स ही सप्लाई करेंगे ना, और एक्सेप्ट करेंगे। अगला लेजर हम बनाते हैं एक रेंट के नाम से। तो रेंट जो है खर्चा है, मान लिया जाए जिस रूम में हम रह रहे हैं, मेरी कंपनी है, ऑफिस है या कोई भी चीज़ है जिसकी रूम रेंट मुझे पे करनी होती है, तो हम रेंट पे करेंगे। तो रेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे क्योंकि ये आपके लिए खर्चा है। ये अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर रेंट आपको पेमेंट करना होता है तो ये आपके लिए खर्चा है, तो एक्सपेंसेस में। बस सिंपल सी वर्ड में याद रख लेना है कि जो आपके लिए खर्च हो रहा है वो एक्सपेंस में, और जो कंपनी के लिए आ रहा है, इनकम हो रहा है, वो इनकम में। तो एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। टाइप लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, सर्विस गुड्स और एक्सेप्ट। उसी तरह हम एक लेजर बनाएंगे सैलरी का। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और सैलरी में जीएसटी का मतलब नहीं होता है तो इसे हम नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला लेजर बनाते हैं बैंक के नाम से। दोस्तों ये बैंक कोई भी हो सकता है, जैसे एसबीआई हो सकता है, बीओबी हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। अगर आप डिटेल्स लिखना चाहते हैं, ये वो बैंक है जो आपने कंपनी के लिए खुलवा रखी है, जिससे आप कंपनी का ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर मान लिया जाए किसी को अगर आपको चेक देना है पेमेंट, तो आप चेक काट के जिस बैंक का दे रहे हैं, जो आपके कंपनी से अटैच है, वही बैंक का लेजर बनेगा यहाँ पे। तो बैंक जो भी आपकी कंपनी का है अंडर जाएगा बैंक अकाउंट में, चाहे किसी भी कंपनी का बैंक हो, बैंक अकाउंट में ही जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम ऑलरेडी आपकी कंपनी का नाम आ जाती है, और अकाउंट नंबर तो आपको पता है कि क्या होता है बैंक का, तो वो अकाउंट नंबर आप अपना डाल लीजिए। आईएफएससी कोड डालिए, बैंक का नाम डालिए और बैंक का ब्रांच डालिए, देन इंटर करके एक्सेप्ट कीजिए, और डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया बैंक का लेज़र। अगर आपके पास 2 बैंक है तो 2 का लेज़र बनाइए, जैसे बीओबी भी एक बैंक है आपके पास। अंडर बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर बीओबी का ये रहा, आईएफएससी कोड अपना डाल लीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये लेज़र रहा आपका बैंक का। अगला एक लेज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैपिटल के नाम से। दोस्तों जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आप अपना पूंजी ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। ये पूंजी आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, उसका कोई सामान मतलब यूज कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर रख सकते हैं, उसके फर्नीचर रख सकते हैं। बहुत सारे तरीके से आपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इन कैपिटल इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ज़्यादातर लोग कैश या बैंक में रख करके ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जाता है हमेशा, तो कैपिटल का लेज़र अंडर कैपिटल अकाउंट में डालिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसमें और डिटेल्स डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला लेज़र बनाते हैं दोस्तों वेजेज, मजदूरी चार्ज। आप ठेला भाड़ा वगैरह लगा ही रहे हैं, तो वेजेज मतलब खर्चा होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल कर लेंगे, अगर ज़्यादा वेजेज है, ज़्यादा भाड़ा लग रहा है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। दोस्तों सिंपल सी वर्ड समझ लीजिए कि जो भी लेजर पे अगर आपको जीएसटी का वर्क करना है उसमें अप्लीकेबल रखिएगा, और जिस पे जीएसटी का वर्क नहीं करना है उसमें नॉट अप्लीकेबल रखिएगा। सिंपल सी वर्ड और एक्सेप्ट। अगला लेजर हम बनाते हैं फर्नीचर। ये फिक्स एसेट में जाएगा क्योंकि ये ऐसे सामान है जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो फिक्स एसेट और
जीएसटी। अगर इस फिक्स एसेट पे आपका चार्ज जीएसटी का लग रहा है, जैसे आपने मान लिया आज 70,000 का फर्नीचर का काम कर लिया, जिसमें कुर्सी टेबल बहुत सारे चीज़ों को आपने खरीदा 70-80 हज़ार रुपया, जिसमें आपका जीएसटी भी लग रहा है, तो जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे। अगर नहीं लग रहा है उस पर जीएसटी तो नॉट अप्लीकेबल रखिए। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो आपको जीएसटी तो चार्ज लगेगा ही लगेगा, तो इसको अप्लीकेबल कीजिए सर्विस में गुड्स और एक्सेप्ट। उसी तरह मान लिया जाए कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर, तो ये भी फिक्स एसेट में जाएगा, संपत्ति है, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, और सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। तो इस तरह से बहुत सारे जो है कि संपत्ति होती है जिसे हम खरीदते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और सारे भी चीज़ें होती हैं जो फिक्स एसेट में जाती है, जो पर्सनल यूज़ के लिए अपना टीवी वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है, कुर्सी टेबल वगैरह बेंच वगैरह जो कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उन सारे चीज़ों को आप कहाँ डालिएगा, फिक्स एसेट में डालिएगा। अगला टॉपिक हम एक बना लेते हैं बैंक लोन के नाम से। बैंक से अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं, तो लोन ले रहे हैं तो लोन लाइबिलिटीज़ में चला जाता है, ये आपके ऊपर कर्ज हो जाता है, आज न कल इसको देना है, तो लोन लाइबिलिटीज़ में डाल लीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसमें जीएसटी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप बैंक से कभी लोन लिए हो तो लोन की लेजर भी ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, हमें जीएसटी का लेजर चाहिए, तो जीएसटी में हमें लेजर चाहिए होती है सीजीएसटी का, क्योंकि जीएसटी को हम लोग जो डिवाइडेड करते हैं उसके हिसाब से हम एक लेजर बनाएंगे सीजीएसटी के नाम से। इंटर, अगर आप इसके साथ परसेंटेज वगैरह डालना चाहते हैं तो दोस्तों डाल सकते हैं, क्योंकि अगर जीएसटी को हम डिवाइड करें तो जीएसटी में 5%, 12%, 18%, 28%, इन सब टाइप के आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। अगर 5% पे काम कर रहे हैं तो 5% वाला अलग बनेगा, 12% वाला अलग बनेगा, 18 वाला अलग बनेगा, 1% वाला अलग बनेगा, तो सबका अलग अलग बनेगा। तो चलिए हम एक 12% वाला क्लियर करते हैं। तो जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% का तो आधा आधा हो जाता है, सी है तो 6% हो जाएगा। आप डिटेल्स लिख सकते हैं सी जी एस टी एट द रेट ऑफ 6%। कैसे? ऐसे सी जी एस टी एट द रेट ऑफ 6%, थोड़ा देखने में बेटर लगता है, ठीक है। आप इसमें भी जाइए तो इनपुट भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन इनपुट लगाना अब जो है कि काफ़ी मूर्खई हो जाता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट आप कहाँ कहाँ लगाइएगा, इसलिए लोग डायरेक्ट सी जी एस टी ही लिख लेता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट के फेरा में मत पड़िएगा, ठीक है, उससे आपको लेजर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ जीएसटी रहेगा, आपका काम यहीं से दोनों में करेगा, परचेज में भी करेगा, सेल्स में भी करेगा। लेकिन आप इसे इनपुट और आउटपुट कर दीजिएगा तो फिर आपको वहाँ टेंशन हो जाएगा, परचेज में लगाना पड़ेगा अलग, सेल्स में लगाना पड़ेगा अलग। तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जहाँ पे इनपुट आउटपुट है उसे आप दिमाग से हटा दीजिए, सिंपल काम कीजिए, सी जी एस टी एस जी एस टी। हाँ, ये परसेंटेज आपका बदलेगा, सी जी एस टी 6%, क्योंकि ये 12% जी एस टी के लिए हो रहा है। अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, टैक्स हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेज में यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, सी है तो सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉर्मल रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, सिंपल। अब बनाएंगे एस जी एस टी एट द रेट ऑफ 6%। ये स्टेट के लिए होगा, अंडर तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा, जीएसटी सेलेक्ट होगा, एस मतलब स्टेट होता है तो स्टेट टैक्स, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। इसी तरह से दोस्तों अगर मान लिया जाए आपको 18% के लिए काम करना है तो आप बनाइएगा सी जी एस टी एट द रेट ऑफ 9%, फिर एस जी एस टी एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है। इसी तरह 28 के लिए बनाना है तो सी जी एस टी एट द रेट ऑफ 14% यानी 14%, एस जी एस टी एट द रेट ऑफ 14%, ठीक है। बस सिंपल यही है। तो आपको जितने परसेंट के लिए काम करना है उसका आधा करके सी और एस में बांट लीजिए। तो ये तो रहा सी जी एस टी एस जी एस टी का। अब एक आता है आई जी एस टी, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपको अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं तो आईजीएसटी यूज़ होता है। तो इसका भी एक बना लीजिए आईजीएसटी। तो आईजीएसटी एक ही साथ लगता है, इसमें आधा उधा नहीं होता है। तो अगर 12% पे काम कर रहे हैं तो बनेगा आईजीएसटी 12% ही। अब इसमें सी और आई अलग अलग नहीं बटेगा, अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सी और एस नहीं डालेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा इंटीग्रेटेड टैक्स। ये आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। एक बार ये कब काम करता है? जब स्टेट आपका चेंज होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं परचेज और सेल्स का, तो वहाँ पे जो आप टैक्स लगाइएगा वो वहाँ आईजीएसटी लगाइएगा। और सेम स्टेट में काम कीजिएगा, जैसे बिहार से बिहार में, यूपी से यूपी में, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे क्या लगाइएगा आप? सीजीएसटी एसजीएसटी। ट्रांजैक्शन की बात होती है, खरीद बिक्री की बात होती है। तो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 12 का 12%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल एक्सेप्ट। तो इस तरह से आपका जीएसटी का लेजर बनेगा। अब दोस्तों बात आती है सर्विस टैक्स वगैरह की। तो चलिए सर्विस टैक्स,
अब सर्विस टैक्स का लेजर चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, क्योंकि ये भी एक प्रकार का टैक्स है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अदर, अदर भी नहीं करेंगे, यहाँ से मुझे सर्विस टैक्स सेलेक्ट करना ही उचित होता है, लेकिन सर्विस टैक्स ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे फीचर से ये ऑप्शन नो है। तो दोस्तों आपको टैली में, ये टैली प्राइम में पहले फीचर्स ऑप्शन सर्विस टैक्स को यस करना होगा, तब जा करके ये काम करेगा आपका। तो आइए सर्विस टैक्स को हम यस करते हैं। इसके लिए यहीं पे कहीं जाना नहीं है, कीबोर्ड का F11 प्रेस कर देना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको सर्विस टैक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, इनेबल सर्विस टैक्स, ये ऑप्शन नो है। तो दोस्तों हमें सर्विस टैक्स की लेजर बनानी है और ये ऑप्शन नो है, तो हमें तो ये ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। तो हम यस करेंगे तो मुझे सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, जिस नंबर से मैंने रजिस्टर्ड कराया है वो नंबर डालेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, तो हम प्राइवेट लिमिटेड डाल देते हैं, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं डालना है, इसको इंटर कर लेना और एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे एक सर्विस टैक्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा था थोड़ी देर पहले, तो सर्विस टैक्स आ जाएगी, अब डाल लीजिएगा और यहाँ से सर्विस टैक्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये आपका सर्विस टैक्स का लेजर हो जाएगा। उसके बाद TDS का एक लेजर बना देते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को सैलरी आपको देना है, अगर एडवांस सैलरी मतलब ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं तो TDS भी काट के दीजिएगा। रूम रेंट भी अगर ज़्यादा पे कर रहे हैं 2.5 लाख से ज़्यादा सालाना, तो भी आपको TDS काट करके रूम रेंट पे करना होता है। तो कंपनी में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होती है। आपके पास कंपनी है तो आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं और अगर आप पेमेंट वो ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो आपको TDS को काट करके ही पेमेंट करना है, TDS के साथ पेमेंट नहीं करना, मतलब पूरा का पूरा पैसा नहीं करना है। जैसे अगर आप रूम रेंट दे रहे हैं, आपका रूम का किराया है मान लिया जाए 50,000 रुपये महीना का, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया लिए हुए हैं, तो उसमें आप TDS काट करके आप उसको रूम रेंट को पेमेंट करना होगा आपको, और TDS का पैसा होगा वो गवर्नमेंट को आपको पे करना होगा, ठीक है, आप अपना रिटर्न करवाना होगा आपको। तो ये चीज़ बहुत सारे होते हैं। अगर नॉर्मल है तो आप नहीं भी बना सकते, जहाँ पे आपका TDS का काम नहीं है वहाँ नहीं बनाइए। तो ये कम से कम 5 लाख से ऊपर के लिए वर्क होता है। तो TDS का लेजर भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाता है और यहाँ पे TDS भी यस नहीं है आपका, तो चलिए F11 प्रेस करते हैं और यहाँ पे TDS को भी यस करना होगा, TDS, इसको भी यस कर लेते हैं, Ctrl A बटन से सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको TDS दिखाई देगा। इसको हटाते हैं फिलहाल हम, कहाँ गया TDS, इंटर। नेचर ऑफ पेमेंट में आप यहाँ से TDS किसके लिए कर रहे हैं तो क्रिएट में करके डालना होता है, तो क्रिएट जाएंगे, मान लिया जाए हम किस सेक्शन के हिसाब से क्या चीज़, तो रेंट के लिए मान लिया जाए, तो यहाँ TDS ऑफ रेंट लिख लीजिएगा, TDS ऑफ रेंट। मान लीजिए आप रूम रेंट पे कर रहे हैं, उसमें TDS काटना चाहते हैं, सेक्शन 194I होता है, ठीक है, सेक्शन कोड 194, ठीक है, और यहाँ पे आप पैन वगैरह डाल सकते हैं, तो विथ पैन के साथ यहाँ पे आप कितना % TDS काटना चाहते हैं, तो मान लीजिए जितना % भी आप TDS काटना चाहते हैं 3% 5, मतलब उसे नेट से सर्च कर लेना होगा कि रेंट पे कितना % TDS कटता है। तो आप गूगल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल जाइएगा और डायरेक्ट लिखिएगा TDS ऑन रेंट, तो आपको रेट यहाँ पे सेक्शन और रेट बच जाएगा। तो TDS 2%, मशीनरी रेंट और नॉर्मल है तो 2%, और TDS रेंट लैंड एंड बिल्डिंग के साथ है तो 10%, और बहुत सारे इसमें भी होते हैं सेक्शंस में, तो इसमें डाल सकते हैं। तो हम 2% काट रहे हैं, नॉर्मल मेरा रूम रेंट है, तो रेंट पर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का 2% है तो 2% डाल लेते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं टैली प्राइम में 2% और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये TDS का लेजर हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है और सारे भी लेजर की, जिसमें आते हैं पार्टीज नेम का लेजर। अगर आप किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं या किसी पार्टी को सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्टी नेम की भी लेजर ज़रूरत होती है। जैसे मान लिया जाए एक राहुल नाम का व्यक्ति है, राहुल कुमार, जिससे हम सामान को परचेज करते हैं, जिससे हम सामान को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीद कर लाते हैं। तो इसकी लेजर चली जाएगी संडी क्रेडिटर में, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए लेनदार हो जाता है, ये मेरा लेनदार है, ये मुझसे पैसा मांगेगा, तो ये क्रेडिटर में मेरा संडी क्रेडिटर में चला जाएगा। बिल है, बिल को यस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम इसका डिटेल्स डालना चाहते हैं राहुल का, तो एड्रेस वगैरह हम यहाँ से डाल सकते हैं। राहुल के पास अगर GST नंबर है, GST पे काम कर रहा है, तो राहुल अगर बड़ा दुकानदार है जिससे हम सामान होलसेल में ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसके पास GST नंबर होगा, तो उसका GST नंबर हम राहुल का यहाँ डाल करके और टाइप उसका रेगुलर रखेंगे, क्योंकि हम उसका GST नंबर डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मेरा वो पार्टी का नेम है जिसे मैंने परचेस किया, मतलब परचेस करना है मुझे। अब हम उस कुछ कस्टमर का नाम बनाना चाहते हैं जिसे हम सामान बेचना चाहेंगे, मतलब सामान हम बेचेंगे। तो मान लिया जाए मेरे पास एक अनिल नाम का कस्टमर है जिससे हम सामान बेचेंगे, तो उसकी लेजर संडी डेटर्स में चली जाएगी, राइट, संडी डेटर्स में।
बिला बिल को यस रखते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे जीएसटी को हम क्या करेंगे, अनरजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि कस्टमर के पास जीएसटी नंबर कहाँ से आएगा। लेकिन आप होलसेलर है, होलसेलर के पास ही बेच रहे हैं, तो उसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसे रेगुलर डाल करके और जीएसटी नंबर को टाइप कीजिए। अगर जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उसके बाद अनरजिस्टर्ड डाल करके जीएसटी नंबर छोड़ दीजिए, वहाँ कर्सर ही नहीं जाएगा और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये होता है किसी पार्टी नेम के लेज़र बनाने का तरीका, कि आप किस पार्टी से खरीद रहे हैं, किस पार्टी से बेच रहे हैं, उसका लेज़र आप यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। अब दोस्तों लेज़र तो मैंने बहुत सारे बनाने को यहाँ के बताया कि लेज़र आपको कैसे बनाना है। फिलहाल अब हम बताएंगे इस लेज़र को चेंजिंग कैसे करना है, अगर कोई गलती हो जाता है तो कैसे करना है। तो हम एस्केप से बैक जाते हैं। गलती हो जाने के बाद आपको बैक चले जाना है और अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद लेज़र को सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। अब जो लेज़र आपको गलती हुई है, सारे लेज़र का लिस्ट यहाँ पे दिखाई दिया, राइट। तो जो लेज़र आपका गलती हुई, जैसे अनिल में कुमार मुझे लगाना था, ठीक है, उसका गांव का नाम भी बगल में लिख देना था, तो हम इसे इंटर करेंगे, लिखेंगे ANIL अनिल कुमार, ठीक है, देवरिया, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये पार्टी मेरा कहाँ का है, देवरिया, ब्रैकेट बंद, इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लिए। तो ये चीज़ मेरा हुआ एक मतलब अच्छा सा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से एडिटिंग कर लिया, अभी अनिल कुमार देवरिया शो करता रहेगा। तो जब भी आपको कहीं भी कोई चेंजिंग की ज़रूरत आती है अल्टर में जाइए। अब मान लिया अल्टर में गया, अनिल मेरा कस्टमर नहीं है, वो हट गया, या फिर उससे मुझे वर्क अब नहीं करना है, तो अनिल के लेज़र को डिलीट कर देंगे। हालांकि ये लेज़र तब डिलीट होता है जब नया नया होता है, बिना काम का लेज़र। अगर अनिल से हम कोई ट्रांजेक्शन कर लिए, एक बार खरीद लिया, बेच लिए इससे, हालांकि हमने बेचने का लेज़र बनाया है अनिल के लिए, ये मेरा जो है कस्टमर है, तो अनिल से हम एक बार अगर कोई सौदा कर दिए, बेच दिए, वो एंट्री मेरे टैली में हो गई, तो इस अनिल के लेज़र को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। अभी कर पाएंगे, अभी इंटर करेंगे, ऑल्ट डी करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, यस करेंगे, खत्म हो गया, अनिल का लेज़र खत्म। लेकिन अगर इससे हम कोई वर्क कर लिए रहते, ट्रांजेक्शन कर लिए रहते, तो ये लेज़र मेरा कभी भी डिलीट नहीं होता। हमें उस ट्रांजेक्शन को भी डिलीट करना पड़ता, तब जा करके लेज़र को डिलीट कर पाते। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस लेज़र से ट्रांजैक्शन हो जाए, वर्क हो जाए, वो लेज़र डिलीट नहीं होगा। लेज़र को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसके नाम में चेंजिंग कर सकते हैं। और या फिर मान लिया जाए किसी में हमने IGST 12% का लेज़र बनाया, इसमें मैंने GST को यस करना भूल गया था, तो हम यहाँ से फिर इंटर करके हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। जो भी गलती होती है, मान लिया जाए कभी सेंट्रल डाला गया हो, तो इसे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 12 का जगह यहाँ परसेंटेज 11 ही डाला गया हो, तो फिर हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए मुझे 18 बनाना था, गलती से मुझसे 12 बन गया, तो हम 18 कर लेंगे। तो इस हिसाब से चेंजिंग आप आसानी से कर पाएंगे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। 2 लेज़र कैश प्रॉफिट पहले से बना हुआ रहता है, बाद बाकी लेज़र की सारी चीज़ को आप आसानी से समझ पाएँ। अब दोस्तों आपको ये फ़ायदा कहाँ करेगा, तो जब आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, कोई एंट्री करेंगे, तो यहाँ फ़ायदा करेगा। जैसे हमको रेंट पेड करना है, तो हम मेरे पास सारे लेज़र की लिस्ट यहाँ पे आ गए। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रेंट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, 2000 रुपया चलिए रेंट पे कर देते हैं। पैसा कैश में पे करना है, कैश का लेज़र बना हुआ होता है, हम इसे पे करके एक्सेप्ट कर लिए। कितनी तुरंत एंट्री हो गई मेरी। तो लेज़र अगर आपके पास पहले से बना होता है, लेज़र क्लियरली अगर बना के रखते हैं, तो एंट्री करना तो 2 सेकंड का काम होता है, आप देखते देखते एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।